वही ठंड भरी रात है, लेकिन आज कोहरा और भी गहरा है। आग की चिंगारियां हवा में उड़ रही हैं। दादाजी अपनी पुरानी शाल ओढ़े बैठे हैं। बच्चे आज पहले से ही वहां मौजूद हैं। उनकी आंखों में डर और एक्साइटमेंट दोनों है। दादाजी, कल जो आपने कहानी सुनाई थी ना, वो इतनी डरावनी थी कि राहुल तो रात भर सो ही नहीं पाया। हमें वो कहानी बहुत पसंद आई। हाँ दादाजी, मुझे तो हर आहट में वही छलावा दिख रहा था, पर सच में बड़ा मजा आया। आज फिर से कुछ वैसा ही सुनाओ ना। अच्छा, तो मेरे बच्चों का डर अब उनका शौक बनता जा रहा है। देखो, डर एक ऐसी दहलीज है जिसे एक बार पार कर लो तो वापस आना मुश्किल होता है। हम नहीं डरेंगे दादाजी, बस आज कोई नई और पहले से भी खतरनाक कहानी सुनाइए। ठीक है, आज मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ये कहानियां किस बारे में है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तुम्हारा डर खुद ब खुद तुम्हें बताने लगेगा कि तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। इतना कहकर दादाजी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो उस पुराने वक्त को याद कर रहे हों। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्कुल चिपक कर बैठ गए। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर दादाजी ने पहली कहानी बताना शुरू किया। रात का अंधेरा गहराने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज बारिश हो रही थी और आकाश में बिजलियां गड़गड़ा रही थीं, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हों। उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक बस जंगल के उस काले अंधेरे में भागी जा रही थी और उस बस में बैठा था राहुल, जो बिजनेस में घाटे की वजह से सब कुछ बेच बाच कर शहर से अपने गांव वापस लौट रहा था। लेकिन कहते हैं कुछ रातें आपका इंतजार करती रहती हैं जब तक कि उनका मकसद पूरा ना हो जाए। हो सकता है वो आपकी खून की प्यासी हो या फिर कोई अधूरी ख्वाहिश। अरे भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। एक तो ये रास्ता ही इतना भयानक है और ऊपर से ड्राइवर इतनी तेज बस चला रहा है, पता नहीं मैं घर कब पहुंचूंगा। राहुल बाहर हो रही बरसात को देखकर थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि जंगल का ऐसा भयानक नजारा वो पहली बार देख रहा था। वहीं बस में बैठे बाकी लोग भी डरे हुए थे। अरे भाई, तुझे पता है क्या, मैंने सुना है कि इस जंगल में छलावा रहता है और जो कोई भी इस जंगल के छलावे में फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पिछले साल मेरा दोस्त सुरेश भी इस जंगल में फंस गया था। उसे काफी ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन उसकी सरकटी हुई लाश उसके ही दरवाजे के बाहर लटकी हुई मिली। इतना भयानक नजारा देखकर तो हम सबकी रूह कांप गई थी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी जोर जोर से अजीब डरावनी आवाजें आने लगीं। सभी लोग उन आवाजों को सुनकर डर गए। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें हैं? हाँ, ये बहुत डरावनी है। ऐसी भयानक आवाजें तो मैंने कभी नहीं सुनी। इन सबकी बात सुनकर पीछे की तरफ बैठा हुआ एक साधु आगे आया और उसने बस के दरवाजे पर कुछ मंत्र पढ़कर नींबू मिर्ची लटका दिया। मैं महसूस कर सकता हूँ, वो नजदीक आता जा रहा है। वो प्यासा है, वो मुंह खोल कर बैठा है ताकि हम सबको निकल जाए। तुम सब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान जी का लॉकेट पहन लो, वरना आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते हुए उस साधु ने एक एक करके सबको हनुमान जी का लॉकेट दिया। लेकिन जैसे ही उस साधु ने वो लॉकेट राहुल को देना चाहा, उसने मना कर दिया। माफ कीजिए साधु बाबा, लेकिन मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। मैं भूत पिशाच और भगवान को नहीं मानता, इसलिए मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए राहुल ने उस लॉकेट को नीचे की तरफ छटक दिया। भगवान तुम्हारी जरूर रक्षा करेगा। आज की रात बड़ी खौफनाक होने वाली है। हे संकट मोचन, तू सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। ये कहते हुए वो साधु वापस पीछे की तरफ जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बारिश और भी तेज हो गई। अंधेरा पहले से ज्यादा गहराने लगा था। बस की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी। चारों तरफ पेड़ों के साए बस की हेडलाइट की रोशनी से किसी राक्षस जैसे नजर आते थे। दोपहर से बस में बैठा हूँ, पता नहीं गाँव कब पहुँचूंगा। ऊपर से इतनी जोर से भूख भी लग रही है। इस तरह राहुल अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था कि तभी बस में बैठे लोगों को एक तेज झटका महसूस हुआ। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। बस अपने रास्ते से भटक गई और एक सुनसान रास्ते पर बेकाबू होकर भागने लगी। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ, हम सब मर जाएंगे। नहीं नहीं। बस का ड्राइवर बस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बस बेकाबू हो चुकी थी, मानो बस कोई और चला रहा हो। ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? तभी वो बस जाकर एक पेड़ से टकरा गई और फिर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें एकदम बंद हो गईं। राहुल ने देखा कि वो एकदम ठीक था, लेकिन बाकी सारे लोग बस एक्सीडेंट में मर चुके थे। उनकी लाशों से खून टपक रहा था। राहुल बस से नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये क्या हुआ? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मैं जिंदा बच गया, जबकि सब लोग मर चुके हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि मुझे एक खरोच तक नहीं आई। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। यही सोचकर राहुल उस मूसलाधार बारिश के बीच उस खौफनाक जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन राहुल को उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस जंगल से जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं एक ही जगह बार बार घूम रहा हूँ और ये जंगल मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा, बल्कि अपने अंदर ही अंदर धकेलता जा रहा है। ये सब सोचकर राहुल परेशान होने लगता है। वो बेतहाशा होकर चारों दिशाओं में भागता है, लेकिन वो फिर से उसी जगह वापस आ जाता है जहाँ से चलना उसने शुरू किया था। मेरा दिमाग घूम रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? इतनी बार कोशिश करने के बाद भी मैं लौटकर उसी जगह वापस आ जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचकर राहुल बहुत परेशान होने लगता है और आखिरकार वो इतना भाग भाग कर थक चुका था, इसलिए वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं क्या करूँ? एक तो ये इतनी जोरदार बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूँ? ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो बहुत बुरा होगा। राहुल को अब बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर से कोशिश करने की ठानी और उठ खड़ा हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा, मगर मैंने हार मान ली तो मैं इसी जंगल में मारा जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, इस पेड़ पर एक निशान लगा देता हूँ। इससे मुझे कम से कम ये तो पता चल पाएगा कि आखिर मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या फिर एक ही जगह बार बार घूम रहा हूँ। यही सोचकर राहुल उस पेड़ पर एक निशान बना देता है और जंगल से जा रही एक दिशा की सीध में चलने लगता है। अब तो मैं काफी आगे निकल आया हूँ। लगता है कि मैं उस जंगल से बाहर निकल चुका हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि वो उसी पेड़ के पास वापस लौट आया था जहाँ पर उसने निशान लगाया था। अरे नहीं, ये तो वही पेड़ है।
इसका मतलब मैं उसी जगह वापस लौट आया हूँ। ये क्या हो रहा है? ये तो वही पेड़ है जिस पर मैंने निशान बनाया था। कहीं ये कोई भूल भुलैया तो नहीं है जिस पर मैं फंस चुका हूँ? लेकिन अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। यही सब सोचते हुए राहुल वहीं पर बैठ जाता है और जोर जोर से अपनी किस्मत पर रोने लगता है। मैं क्यों आया रात की बस से? काश ट्रेन से आ गया होता तो ये सब ना हुआ होता मेरे साथ। तभी राहुल को किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन आवाज जिस दिशा से आ रही थी उसकी दिशा साफ साफ पता चल रही थी। ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? दूर दूर तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। फिर ये आवाज किसकी है? राहुल ने गौर लगाकर वो आवाज सुनी तो वो आवाज एक लड़की की थी। ये आवाज तो किसी लड़की की आवाज लग रही है। हाँ, यकीनन ये एक लड़की की आवाज है। मुझे इस आवाज की तरफ जाना चाहिए, शायद वहां से मुझे कोई मदद मिल जाए। यही सोचकर राहुल के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी और वो उठकर उस आवाज की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो आवाज की तरफ बढ़ता जा रहा था, वो आवाज और भी साफ और सुरीली होने लगी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर राहुल ने देखा कि वहां पर एक सुंदर लड़की बरसात में भीग रही थी। वो किसी अप्सरा की तरह मनमोहक थी। उसकी सुंदरता राहुल के सोए अरमानों को कुचल रही थी। वो लड़की नहीं, मानो स्वर्ग से उतरी कोई मनमोहिनी हो। ये कितना सुंदर नजारा है, दिल करता है देखता रहूं। राहुल उस लड़की को देखकर उसकी अनुपम सुंदरता से मोहित हो चुका था। उसके दिल में काम भावना घर करने लगी थी। राहुल एक पेड़ के पास खड़ा होकर उस लड़की को निहार रहा था कि तभी उस लड़की की नजर राहुल पर पड़ी और वो राहुल के पास आई। क्या हुआ बाबू, आप इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? लड़की की आवाज सुनकर राहुल अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसके ठीक सामने वो लड़की खड़ी थी। उसे देखकर राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जी मैं वो कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ फंस गया हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और रास्ता ढूंढते ढूंढते कब यहाँ तक आ गया पता ही नहीं चला। अरे बाबू, ये कोई आम जंगल नहीं है। इस जंगल से बाहर जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता इस तेज बारिश की वजह से बंद हो चुका है। अब इस जंगल से आप बाहर नहीं जा सकते। ये रात तो आपको इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जी आपकी बात सही है, लेकिन मैं यहाँ जंगल में इस बारिश के बीच कैसे रह सकता हूँ? क्या आपके पास कोई रहने की जगह है जहाँ आज रात रुका जा सके? क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। देखो बाबू, इस वीरान जंगल में तो रहने की जगह आपको कहाँ ही मिलेगी, लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरा घर है। तुम मेरे साथ चल सकते हो और वहाँ तुम पूरी रात गुजार सकते हो। लड़की की बात सुनकर राहुल का मन बहक गया। उसे लगा कि वो लड़की खुद उसे अपने घर ले जा रही है। शायद वो उसे पसंद करने लगी हो। यही सोचकर राहुल ने उस लड़की से कहा, जी ठीक है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इस तूफानी बरसात में बाहर रहने से बेहतर है कि मैं आपके साथ रुक जाऊँ। राहुल की बात सुनकर वो लड़की हल्के से मुस्कुराई। तो ठीक है बाबू, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। लड़की की बात सुनकर राहुल उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों एक आलीशान और वीरान पड़ी हुई हवेली के सामने पहुंच गए। चलो बाबू, यही है मेरा घर। चलो अंदर चलते हैं, वरना बारिश में बीमार पड़ जाएंगे। उस वीरान पड़े जंगल में इतनी आलीशान हवेली देखकर राहुल चौंक जाता है, लेकिन उसे रात गुजारने के लिए एक जगह भी चाहिए थी और ऊपर से वो उस लड़की की सुंदरता से इतना मोहित हो चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुनिए, आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? राहुल बोल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी की तेज आवाज आती है। मोहिनी, मोहिनी नाम है इसका। राहुल ने डर कर अपने पीछे देखा तो वहाँ एक अजीब सा आदमी खड़ा था। आप कौन हैं और आपको इसका नाम कैसे पता है? ये मेरे बाबा हैं। इस हवेली में हम दोनों ही रहते हैं। ओह, ये तुम्हारे बाबा हैं। नमस्ते अंकल, मैं राहुल। वो दरअसल जंगल में मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया था और इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था, तो मेरी मुलाकात आपकी बेटी से हो गई और वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आई ताकि मैं आज रात यहाँ गुजार सकूं। राहुल की बात सुनकर वो आदमी कुछ नहीं बोला और चुपचाप ही हवेली के अंदर चला गया। ये देखकर राहुल को बहुत अजीब लगा। वो बाबू दरअसल बाबा किसी से ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए आप उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। अच्छा, अब आप अंदर चलिए ना। इस तरह राहुल उस लड़की के साथ अंदर आ जाता है। वो लड़की राहुल को एक कमरे में ले जाती है। बाबूजी, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाकर ले आती हूँ। जी ठीक है। ये कहकर वो लड़की वहां से बाहर चली जाती है और राहुल वहीं बैठकर आराम करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद राहुल को एक हलचल महसूस होती है। ये किसी के बात करने की आवाजें थी। राहुल को थोड़ा अजीब लगता है और वो बाहर आकर देखता है तो वो लड़की अपने पिता से बात कर रही थी। मैंने जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हो रहा है। अब मैं उसे खाना खिलाकर बेहोश कर दूंगी और फिर हम दोनों उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। आप बहुत तेज है मालकिन। आपने उस लड़के को अपनी बातों में कितनी जल्दी आसानी से ले लिया और वो बेवकूफ अपनी जवानी के बहकावे में आकर समझा ही नहीं कि वो जिसकी सुंदरता पर दिल बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि इस जंगल की सबसे शक्तिशाली पेशाचिनी है। अब बस भी करो, जाओ जाकर एक प्लेट खून का सूप बनाकर ले आओ। अपने शहरी बाबू को भूख लगी होगी, मैं उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाऊंगी। राहुल ये सब देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या? मैं अपनी बेवकूफी के चलते कहाँ फंस गया? मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, वरना इन पिशाचों से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा।